Hello everyone. So today we are going to discuss about the topic that is amniotic fluid embolism. ये टॉपिक हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अभी हम इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, ठीक है. एंड एज वी ऑल नो दैट दिस टॉपिक इज कमिंग अंडर ऑब्स्टेट्रिकल emergencies. So let's start with the revision. So first of all comes introduction. Amniotic fluid embolism is a rare but serious condition that occurs when amniotic fluid or fetal material such as fetal cells enter the mother's bloodstream. ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है amniotic fluid embolism जो है ये एक रेयर कंडीशन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो amniotic fluid होता है या फिर fetal material होता है जैसे कि fetal cells मदर की सर्कुलेशन में या मदर की ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, amniotic fluid embolism. सो ये कंडीशन जो है ये ज़्यादातर होती किस टाइम पे है, इट अकर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी और इमीडिएटली फॉलोइंग द डिलीवरी, ठीक है, या तो डिलीवरी के टाइम पे होगा या फिर डिलीवरी के एकदम होते ही जैसे पोस्टमार्टम पीरियड स्टार्ट होता है उसके अंदर हो सकता है, राइट. सो amniotic fluid embolism इज़ डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस, ठीक है, इसका डायग्नोसिस बनाना डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर एक डॉक्टर जो है पहले से सस्पेक्ट कर ले दैट पर्टिकुलर वुमेन इज़ प्रोन फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन दैट इज़ amniotic fluid embolism, ठीक है, तो एकदम उसके लिए इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए रेडी रहना चाहिए, जिससे कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को हम या कॉम्प्लिकेशंस को फिर प्रिवेंट कर पाएँ, ठीक है. देन कम्स दी कॉजेज़, ठीक है. कॉजेज़ आपको अभी मैंने बताया कि जो amniotic fluid embolism है वो किस वजह से होता है, when the amniotic fluid or fetal material enters the mother's blood circulation, ठीक है, तभी ये अराइज होता है. सो मेनली इसका कॉज क्या हो सकता है, इट कैन बी ड्यू टू लाइक यू कैन से ब्रेक डाउन इन द प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है, जैसे कोई ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से जो प्लेसेंटल बैरियर है वो ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, तो उस वजह से ये कंडीशन जो है वो अराइज होती है. एंड व्हेन दिस ब्रेक डाउन हैपन्स, ठीक है, जो इम्यून सिस्टम होगा इट विल रिस्पॉन्ड बाय रिलीजिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट्स, बायोकेमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ करेगा, जिससे कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जो हैं वो अक्कर होते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से फर्दर एबनॉर्मल क्लॉटिंग जो होगी मदर की लंग्स के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर वो स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ amniotic fluid embolism, ठीक है. अब जैसे amniotic fluid है या फीटल सेल्स हैं, ठीक है, या फीटल हेयर है, जो भी है, ठीक है, वो अगर मदर की सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है, ठीक है, तो हमारी जो मदर का इम्यून सिस्टम होगा इट विल रिस्पॉन्ड, ठीक है, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा वो, बाय रिलीजिंग ऑफ सर्टेन बायोकेमिकल मीडिएटर्स, जिससे कि आगे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा. इम्यून सिस्टम पढ़ा है ना हमने, ठीक है, तो सेम यहाँ पे फिर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होंगे मदर के अंदर वो एक्टिवेट हो जाएंगे एंड विच विल लीड टू अ सीरियस ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर नोन एज DIC, दैट इज़ डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन. ये हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ डिटेल में, है ना. DIC में क्या होता है, पहले सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं बॉडी के, एंड फिर एक ऐसा स्टेज आता है कि जब सारे क्लॉटिंग फैक्टर यूटिलाइज हो जाएंगे तो फिर एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो है वो ऑर्गन्स में से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. सो इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. देन हाउएवर amniotic fluid embolism आर रेयर, ठीक है, आपको बताया स्टार्टिंग में कि दिस कंडीशन इज़ रेयर बट इट इज़ likely that some amniotic fluid commonly enters the mother's bloodstream during the delivery without causing the problem, ठीक है. रेयर कंडीशन है लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि अगर एंटर हो भी जाता है amniotic fluid मदर की सर्कुलेशन में, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, ठीक है. बट अभी भी ये रीज़न समझ आया नहीं कि कुछ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम कॉज क्यों हो जाती है फिर, ठीक है, तो अभी स्टडीज़ इसके ऊपर चल रही हैं, राइट. देन नेक्स्ट कम्स इसका रिस्पॉन्स का हम वो पैथोफिजियोलॉजी एक बार हम इसकी पढ़ेंगे. सो इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ बायोफेजिक रिस्पॉन्स. जो amniotic fluid embolism है इसके अंदर इट इज़ अ बायोफेजिक रिस्पॉन्स, मतलब कि फेज़ 1 एंड फेज़ 2 इज़ देयर, ठीक है, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो आगे अराइज होती हैं. व्हाट हैपन्स इन फेज़ 1, ठीक है, फेज़ 1 में क्या होगा, जैसे ही amniotic मटीरियल है ना, इंक्लूडिंग फीटल सेल्स, फीटल हेयर, ठीक है, या फिर amniotic fluid इटसेल्फ कुछ भी अगर एंटर करता है मदर की बॉडी के अंदर, तो जो मदर की बॉडी है इट विल रिस्पॉन्ड बाय रिलीजिंग सम ऑफ द बायोकेमिकल्स,
ठीक है, विच विल कॉज सीवियर पल्मोनरी आर्टरी वेसोस्पाज्म, ठीक है। पल्मोनरी वेसोस्पाज्म होगा ड्यू टू इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आया जिससे क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी वेसोस्पाज्म। अब क्योंकि वेसोस्पाज्म है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो रही है ब्लड वेसल्स की, तो इट विल लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन विच विल बी फॉलोड बाय इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर, और अगर राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा तो इट विल लीड टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड अल्टीमेटली इट कैन लीड टू राइट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन और फेलियर, ठीक है। देन उसके बाद स्टार्ट होता है आपका फेज़ 2, ठीक है, फेज़ 2 स्टार्ट होगा। फेज़ 2 में व्हाट हैपन इज आफ्टर द राइट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, ठीक है, आफ्टर फ्यू मिनट्स लाइक 30 मिनट्स तक के बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर विल अकर एंड पल्मोनरी एडीमा, मदर विल डेवलप पल्मोनरी एडीमा, ठीक है। और पल्मोनरी एडीमा जो हुआ, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली अकरिंग ड्यू टू बायोकेमिकल मीडिएटर्स अगेन, ठीक है, और इसकी वजह से इट विल कॉज DIC, दैट इज डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, ठीक है, विच लीड्स टू पैसिव हैमरेज एंड DIC। ये आपको बताया था मैंने अभी, है ना, इससे पहले वाली स्लाइड में, कि जो DIC है उसमें सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं पहले यूटिलाइज हो जाते हैं, बॉडी के ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं। देन a time will come when there will be no clotting factors available, तो उसके बाद मैसिव हेमरेज जो है ऑर्गन से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो कंडीशन है इट इज़ अ बायोफेजिक रिस्पॉन्स, इट अकर्स इन द बायोफेजिक रिस्पॉन्स फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 में क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन होता है, और फेज़ 2 में क्या होगा, पेशेंट विल डेवलप DIC, राइट। देन नेक्स्ट कम्स रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। So it is estimated that there are between 1 and 12 cases of amniotic fluid embolism for every 100,000 deliveries, ठीक है। So it is a rare condition. Then because amniotic fluid embolism are rare, it is difficult to identify risk factor. Rare condition है इसलिए risk factors को भी फाइंड आउट करना, मतलब आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्टी है, लेकिन सम रिसर्च हैज़ सजेस्टेड दैट फॉलोइंग कैन बी द रिस्क फैक्टर्स, लाइक सबसे पहले एडवांस मैटरनल एज, इफ़ द मदर इज़ मोर देन 35 years of age, so she is prone to have this particular condition at the time of delivery or following the delivery. Then placental problem, placental problems में आपका आ जाएगा abnormalities that might include the placenta partially or total covering the cervix, that is placenta previa, ठीक है। तो अगर मदर को ये कंडीशन है, प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम कंडीशन है, या फिर प्लेसेंटा एब्रप्शियो है, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, और एब्रप्शियो प्लेसेंटा इज प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। सो दीज बोथ कंडीशंस कैन गिव राइज टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन, दैट इज amniotic fluid embolism. Then pre-eclampsia, so if the mother is hypertensive during the time of pregnancy, ठीक है, तो she is prone for having this particular condition. देन ऑगमेंटेड लेबर, ठीक है, अगर हमने ऑगमेंट करा है लेबर, सो उससे मदर के चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा कि शी में डेवलप amniotic fluid embolism, ठीक है, क्योंकि इस ऑगमेंटेशन के साथ क्या होगा, देयर कैन बी चांसेस ऑफ प्लेसेंटल ब्रेक डाउन, ठीक है, तो जिससे कि amniotic fluid जो है वो मदर की ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। सो दिस कंडीशन कैन बी अ रिस्क फैक्टर। देन ऑपरेटिव डिलीवरी, ठीक है, सो हैविंग अ C-section or a forceps delivery or a vacuum extraction might increase the risk of amniotic fluid embolism. तो C-section है, forceps delivery है, या vacuum extraction है, these might increase the risk of amniotic fluid embolism. And these procedures can disrupt the physical barriers between mother and the baby, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, इससे फिजिकल बैरियर जो है मदर और फीटस के बीच में वो ब्रेक डाउन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो दीज कंडीशंस कैन लीड टू amniotic fluid embolism. Then polyhydramnios, ठीक है, so if the mother is having like too much amniotic fluid around the baby, then it may put the mother at risk of amniotic fluid embolism. तो amniotic fluid ज़्यादा है, polyhydramnios है, so that can also be a risk factor for developing amniotic fluid embolism during the time of delivery or after the or following the delivery, right? नेक्स्ट कम्स दी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अभी हमने डिस्कस किया था फेज़ 1 और फेज़ 2 में, ठीक है, पहले राइट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन होता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक है, तो इन्हीं के रिलेटेड सिम्टम्स जो है पेशेंट डेवलप करेगा। नंबर 1 इज सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, डिस्निया पेशेंट को होगा। देन एक्सेसिव फ्लूइड इन द लंग्स ड्यू टू पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा बताया था ना आपको।
So that will cause excessive fluid in the lungs. Then sudden low blood pressure will be there. Then sudden failure of the heart to effectively pump blood. ठीक है, क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो रहा है, देन लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन भी हो रहा है. सो कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स की वजह से दिस पर्टिकुलर सिम्टम विल अपीयर, साइन विल अपीयर. देन लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स विद ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम विद ब्लड क्लॉटिंग कौन सा डिसऑर्डर होगा यहाँ पे? DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी. देन ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस, सिजेरियन इंसिजन और इंट्राविनस साइड ब्लीडिंग क्यों होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस DIC, राइट. देन ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस सच एज एंजाइटी और अ सेंस ऑफ डूम. ठीक है, मेंटल स्टेटस क्यों ऑल्टर होगा? बिकॉज कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो रहा है. ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स चिल्स. देन नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज रैपिड हार्ट रेट और डिस्टर्बेंस इन द रिदम ऑफ द हार्ट रेट. ठीक है, सो पेशेंट विल एक्सपीरियंस डिसरिथमिया क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स है. Then there will be evidences of fetal distress such as slow heart rate or other fetal heart rate abnormalities. ठीक है. Then next comes patient may experience seizures and can experience loss of consciousness. ठीक है. So these all are the clinical manifestations associated with amniotic fluid embolism. Then next comes diagnosis. How you are going to make diagnosis for this particular condition, that is amniotic fluid embolism. सो सबसे पहले आपका आता है ब्लड टेस्ट. ठीक है, ब्लड टेस्ट के अंदर आपका CBC आता है, हार्ट एंजाइम्स हम इसमें स्टडी करते हैं. ठीक है, इवैल्यूएट करते हैं. क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हम इसमें इवैल्यूएट करेंगे क्योंकि DIC के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है इसमें. देन वी विल गो फॉर ECG. ठीक है, जब हम ECG इस केस में करेंगे इट विल शो टैकीकार्डिया एंड देयर विल बी चेंजेस इन द ST सेगमेंट एंड T वेव चेंजेस आएंगे. ठीक है, जो T वेव होगी उसमें भी चेंजेस आएंगे और ST सेगमेंट के अंदर भी चेंजेस आएंगे. ठीक है, और ये चेंजेस जो हैं दे विल लाइक हेल्प इन नोइंग दैट देयर इज़ प्रॉब्लम विद द राइट वेंट्रिकुलर फंक्शनिंग. ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स पल्स ऑक्सीमेट्री. पल्स ऑक्सीमेट्री वी विल डू टू चेक द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड. हाइपोक्सीमिया हो रहा है ना, तो उसको चेक करने के लिए वी विल डू पल्स ऑक्सीमेट्री. ठीक है, SpO2 चेक करेंगे. देन चेस्ट एक्सरे टू लुक फॉर फ्लूइड अराउंड द हार्ट. अभी लंग्स में फ्लूइड बताया था आपको, सो विल डू द चेस्ट एक्सरे. ठीक है. देन वी कैन गो फॉर इकोकार्डियोग्राफी टू एवेल्युएट द हार्ट्स फंक्शन क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स इसमें हो रहा है, तो इकोकार्डियोग्राफी इज़ अ मेन टेस्ट, राइट. देन वी विल गो फॉर आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस. ठीक है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस क्यों करना है? क्योंकि पेशेंट इज़ एक्सपीरियंसिंग हाइपोक्सिया. ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? ABG एनालिसिस करेंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स मैनेजमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें हम एमरजेंसी ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो हमने ट्रीटमेंट देना होता है दैट इज़ मेनली सिम्टोमेटिक. ठीक है. सो amniotic fluid embolism requires rapid treatment to address low blood oxygen and low blood pressure. ठीक है, सो रैपिड ट्रीटमेंट हमने देना है इसमें क्योंकि पेशेंट को हाइपोक्सिया भी हो रहा है प्लस पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोटेंशन. ठीक है. सो एमरजेंसी ट्रीटमेंट में आपका आ जाएगा मैनेजमेंट इज सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव. सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है और सिम्टोमेटिक. सो टारगेट मेन क्या रहेंगे आपके? मेंटेनिंग ऑक्सीजनेशन, हीमोडायनामिक सपोर्ट क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, एंड करेक्शन ऑफ कोगुलोपैथी. जो क्लॉटिंग फैक्टर्स डेफिशिएंट हुए हैं अब, तो हमने कोगुलोपैथी को मैनेज करना है. ठीक है. सो सबसे पहले आपका आएगा इमीडिएट रिसेसिटेशन, दैट इज़ ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. ठीक है. दिस ABC इज नाउ लाइक वी आर कंसिडरिंग इट एज CAB. ठीक है, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग, है ना. सो सबसे पहले आपका आ गया अंडर एयरवे एंड ब्रीदिंग एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन. 100% ऑक्सीजन आप कौन से वाले से दे सकते हो? आप मास्क से, दैट इज़ नॉन रीब्रीदिंग रिजर्वायर फेस मास्क. इसके साथ ज़्यादातर चांसेस होते हैं, मतलब 100% तो नहीं आप बोल सकते, 70 to 80% ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को इससे एडमिनिस्टर कर सकते हैं. Then prompt assessment with control of the airway and ventilation of the lungs with tracheal intubation may be essential, and in some cases we need to do tracheal intubation, right. Then for circulation, 2 large bore IV lines send blood for coagulation profile, CBC, cross match and arrange 6 unit of blood. 2 लार्ज बोर IV लाइन्स हमने इस्टेब्लिश करनी है क्योंकि फ्लूइड रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, और जो ब्लड होगा पेशेंट का उसको हमने लैब में एनालिसिस के लिए भेजना है फॉर कोगुलेशन प्रोफाइल,
क्रॉस मैचिंग और अरेंज करना है हमने पहले से 6 यूनिट्स ऑफ ब्लड, क्योंकि इससे मैसिव हेमरेजेस देयर है ना, तो हमने 6 यूनिट ऑफ ब्लड आफ्टर क्रॉस मैचिंग जो है वो अरेंज करके रखना है। देन लेफ्ट लेटरल टिल्ट देना है पेशेंट को और मैनुअल यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेफ्ट लेटरल टिल्ट हम इसमें क्यों देंगे, टू डिक्रीज वीना केबल कंप्रेशन, ठीक है। तो लेफ्ट लेटरल टिल्ट इज गिवन। देन हीमोडायनामिक सपोर्ट वुड इंक्लूड प्री लोड ऑप्टिमाइजेशन एंड वेसो प्रेसर्स, ठीक है। हीमोडायनामिक सपोर्ट देने के लिए हम पेशेंट को वेसो प्रेसर एजेंट्स जो हैं वो देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स फ्लूइड रिसेसिटेशन विद क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड टू ऑप्टिमाइज फिलिंग, ठीक है। फ्लूइड रिसेसिटेशन हमने करनी है, फ्लूइड रिप्लेस करनी है विद क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन जैसे कि नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। देन इन नॉर्मल सेलाइन और यू कैन गो फॉर दिस रिंगर लैक्टेट, ठीक है। देन इन्फ्यूजन ऑफ एन आइनोट्रॉप मे बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर एंड अचीव एन एडिक्वेट यूरिन आउटपुट, ठीक है। देन एन आर्टीरियल line for continuous blood pressure monitoring is essential and the use of a non-invasive cardiac output monitor may be helpful, ठीक है। क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हुआ इसलिए आपने नॉन इन्वेसिव कार्डियक आउटपुट मॉनिटर जो है वो अरेंज करके रखना है, दैट मे बी हेल्पफुल, राइट। एंड कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी है बाय एस्टैब्लिशिंग एन आर्टेरियल लाइन कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर मॉनिटर, राइट। Then continuously monitor the fetus and early consideration should be given to delivery of babies, ठीक है। Continuously हमने fetus और mother दोनों को हमने monitor करना है, ठीक है। And we should like emphasis on early delivery of the baby, right। Then to note down the uterine tone, ठीक है, we will go for like uterotonic agents, ठीक है। uterotonic agents कौन से हैं, जो कि यूट्रस में टोन लेकर आते हैं, ठीक है। जो दैट मीन्स वी कैन गो फॉर ऑक्सीटोसिन और अर्गोमेट्राइन, जिससे कि ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। एंड इवन वी कैन यूज़ प्रोस्टाग्लैंडिन्स लाइक कार्बोप्रोस्ट और मीजोप्रोस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट है कोगुलेशन, ठीक है। कोगुलेशन को करेक्ट करने के लिए वी विल लाइक ट्रांसफ्यूज प्लाज्मा, राइट। Then cryoprecipitate and platelets to be guided by clinical condition of the patient and laboratory investigation, ठीक है। लैब इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है ये कि कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो कम है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम प्लाज्मा रिप्लेस करेंगे, क्रायोप्रेसिपिटेट एंड प्लेटलेट्स भी जो है वो हम रिप्लेस करते हैं, बट दैट ऑल विल डिपेंड अपॉन द लैब वैल्यूज़ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। देन वी विल गो फॉर रिकम्बिनेंट फैक्टर 7 मे बी यूज, बट वन शुड बी केयरफुल एज दिस कैन कॉज थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। रिकम्बिनेंट फैक्टर 7 जो है वो हम देते हैं फॉर ट्रीटिंग दिस DIC, ठीक है। बट ये देते हुए वी शुड बी केयरफुल एज दिस पर्टिकुलर फैक्टर कैन कॉज थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, ताकि क्लॉट्स ज़्यादा ना बन जाए अंदर, ठीक है। सो ये देते हुए वन शुड बी केयरफुल विद द लैब इन्वेस्टिगेशन वैल्यूज़, राइट। देन एंटीफिब्रिलेटिक्स देने हैं हमने लाइक ई अमीनोकार्पोरिक एसिड एंड ट्रानेक्सेमिक एसिड विच विल बी हेल्पफुल बट एविडेंस इज लैकिंग, ठीक है। एंटीफिब्रिलेटिक्स हम दे सकते हैं ये वाले, बट इट कैन बी लाइक हेल्पफुल, बट प्रॉपर एविडेंस नहीं है इसके यूज़ के ऊपर, ठीक है। देन इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग पेशेंट की ज़रूरी है, ठीक है। ICU में पेशेंट को हम रखेंगे इसमें। देन वन शुड बी अवेयर दैट देयर इज़ अ हाई रिस्क एट डेवलपिंग ARDS, हार्ट फेलियर एंड DIC। तो इस कंडीशन के साथ ये कंडीशंस अराइज हो सकती हैं, दैट इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और द पेशेंट कैन डेवलप हार्ट फेलियर, और द पेशेंट कैन डेवलप DIC, ठीक है। तो पेशेंट की इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग करनी है और इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए पेशेंट को हमने असेस करते रहना है। देन सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आपको पहले ही पता है आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करना है ना, तो ट्रेकल इंट्यूबेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है और वेंटिलेशन की पेशेंट को ज़रूरत पड़ सकती है। देन आइनोट्रोपिक सपोर्ट हम देंगे टू करेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। देन हेमाटोलॉजिकल सपोर्ट हम देते हैं। हेमाटोलॉजिकल सपोर्ट में अभी आपको बताया कि प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, वो सब हम रिप्लेस करेंगे। देन इन सम केसेस इट हैज़ बीन सीन दैट स्टीरॉयड्स आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द पल्मोनरी एडिमा, तो स्टीरॉइड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स दी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस जो है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की, ठीक है, इससे ब्रेन इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, इवन टू द मदर एंड टू द
baby. So low blood oxygen can cause permanent severe neurological damage or brain death. देन नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है लेंदी हॉस्पिटल स्टे. ठीक है, हॉस्पिटल स्टे जो है इसमें लेंदी हो जाएगी. देन मैटरनल डेथ. द नंबर ऑफ वुमेन हु डाई ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म इज़ वेरी हाई. ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन जो है कई बार हम इसे पहले से असेस नहीं कर पाते, रेयर कंडीशन है ना, तो उससे हम टाइमली इंटरवेंशन नहीं कर पाते और मदर की जो है वो डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं. तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट इसमें हाई है, राइट. देन इन्फेंट डेथ. सो द बेबी इज़ एट रिस्क ऑफ ब्रेन इंजरी और डेथ. प्रॉम्प्ट इवैल्यूएशन एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी इम्प्रूव्स द सर्वाइवल. ठीक है, तो प्रॉम्प्ट डिलीवरी चाहिए बेबी की और अर्ली डिलीवरी चाहिए. ठीक है, एंड द डिलीवरी शुड बी कंडक्टेड बाय अ स्किलफुल प्रोफेशनल. ठीक है, टू प्रिवेंट इन्फेंट डेथ एंड ब्रेन डैमेज ऑफ द इन्फेंट. ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बच्चे को तो इट विल लीड टू न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट इन द बेबी. इट कैन बी इवन परमानेंट और टेम्परेरी, राइट. So this was a revision session. So if anybody is having any doubts, you can ask me via messages or phone calls, right. Thank you so much for listening.